नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, यदि आप अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब जब बदलाव आया है खुशहाली साथ लाया है। आज के कार्यक्रम में भी हम आपको कुछ नई व रोचक जानकारियों से अवगत कराएंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं खबरें खेती की व मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। व्यावसायिक खेती करें किसान, प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ेगी। 20 जून तक आएगा मानसून। खरीफ फसलों की बुवाई पूर्व तैयारी और जल संरक्षण के समुचित प्रबंध। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए एकीकृत उत्पादन सहायक होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाकर मिट्टी के अनुरूप कृषि उपज लेने से ही खेती को लाभ का धंधा बनाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह रीवा में कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों एवं कृषि वैज्ञानिकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती के बजाय व्यावसायिक कृषि की ओर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खेतों की मिट्टी के अनुरूप फसल का चयन किया जाए। इन सब उपायों से ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने एकीकृत उत्पादन के लिए किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र में भ्रमण करवाने तथा कृषि वैज्ञानिकों को समय समय पर किसानों को समसामयिक सलाह देने के निर्देश भी दिए। प्याज की बर्बादी में कमी लाने के लिए सरकार ने 3 राज्यों में इसकी भंडारण क्षमता 56,800 टन बढ़ाने का फैसला लिया है। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव शकील अहमद ने कहा है कि सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के मुताबिक मध्य प्रदेश में भंडारण क्षमता 38,000 टन, महाराष्ट्र में 12,000 टन और ओडिशा में 6,800 टन बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से देश में पूरे वर्ष भर प्याज की आसानी से आपूर्ति हो सकेगी और कीमतें भी नियंत्रण में रहेंगी। गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि मानसून में अड़चन बने चक्रवात रुआनु का असर खत्म हो गया है। यह मानसून के अनुकूल है। ऐसी ही स्थिति रही तो इस बार मानसून पिछले साल की तुलना में 2-4 दिन पहले 18 से 20 जून तक दस्तक दे सकता है। जून को छोड़कर बाकी महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने के आसार हैं। मौसम केंद्र भोपाल के डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम कश्यपी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसून केरल में 9 जून को पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में इसके 18 से 20 जून के बीच पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून पर अल नीनो का असर बिल्कुल नहीं होगा। किसानों को खरीफ फसलों की बुवाई प्रारंभ होने के पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां करने की सलाह दी गई है। इससे बारिश होने के उपरांत बुवाई के समय परेशानियों का सामना न करना पड़े। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने किसानों को गर्मी के इस मौसम में खेतों में गहरी जुताई कराने की सलाह दी है। वर्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही अपने कृषि यंत्रों की साफ सफाई करके उनको ठीक कर लें और बीज, खाद आदि का भंडारण भी कर लें। फसल की बुवाई से पूर्व बीजों को जैविक या रासायनिक फफूंदनाशी रसायन से अवश्य उपचारित करके बोएं। बीजोपचार करते समय कल्चर से भी उपचारित करें। कल्चर के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले व्यय में कमी की जा सकती है। भूमि कटाव को बचाने के लिए कृषक भाई जल संवर्धन एवं भूमि संरक्षण के समुचित प्रबंध करें। इसके लिए खेतों की मेड़ बनाएं या टूटी हुई मेड़ों की मरम्मत आवश्यक रूप से करें। इससे बरसात के बहते हुए पानी और खाद व उर्वरक युक्त उपजाऊ मिट्टी को खेतों में ही रोका जा सकता है। बारिश के पानी को अधिक से अधिक संरक्षित करने का प्रयास करें। इस दौरान कुआं, ट्यूबवेल इत्यादि को रिचार्ज करने की व्यवस्था भी करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नज़र डालेंगे आज के मंडी भाव पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जान लेते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 1400 रुपए और अधिकतम भाव 1532 रुपए रहा। डिंडोरी में न्यूनतम भाव 1325 रुपए और अधिकतम भाव भी 1325 रुपए रहा। खंडवा में न्यूनतम भाव 1561 रुपए और अधिकतम भाव 1581 रुपए रहा। नीमच में न्यूनतम भाव 1600 रुपए और अधिकतम भाव 1901 रुपए रहा। और अब जानते हैं गेहूं के प्रति क्विंटल भाव। उज्जैन में न्यूनतम भाव 1300 रुपए
और अधिकतम भाव 1950 रुपए रहा। रीवा में न्यूनतम भाव 1551 रुपए और अधिकतम भाव 1651 रुपए रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 1541 रुपए और अधिकतम भाव 1716 रुपए रहा। भिंड में न्यूनतम भाव 1500 रुपए और अधिकतम भाव भी 1500 रुपए रहा। और अंत में जान लेते हैं सरसों के प्रति क्विंटल भाव। अजयगढ़ में न्यूनतम भाव 4000 रुपए और अधिकतम भाव 4060 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3950 रुपए और अधिकतम भाव 4300 रुपए रहा। रीवा में न्यूनतम भाव 3761 रुपए और अधिकतम भाव 3980 रुपए रहा। शाहजहाँपुर में न्यूनतम भाव 3800 रुपए और अधिकतम भाव 4000 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। संरक्षित खेती। किसान भाइयों, संरक्षित खेती करने का एक बहुत ही नया मॉडल है, क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभान्वित है। संरक्षित खेती के कई अपने ही लाभ हैं। इसमें कई प्रकार की आधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल होता है। आज के कार्यक्रम में हम संरक्षित खेती के लाभ इस विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे विशेषज्ञ हैं अशोक मिश्रा जी। वर्तमान में हम जो खेती कर रहे हैं उसमें प्राकृतिक आपदा, कीट व्याधि आदि के तरह तरह के प्रकोप होते हैं, जिससे कि हमारी खेती प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप हमारी अपेक्षा के अनुरूप कृषक बंधुओं को उन खेतियों का लाभ नहीं मिल सकता या नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में यदि हम संरक्षित खेती का उपयोग करें तो इससे अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित रूप से कमाया जाता है। संरक्षित खेती में लाभ लेने के लिए कृषक बंधुओं को पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, मल्चिंग आदि का उपयोग करना चाहिए। पॉली हाउस के निर्माण के उपरांत हम अपने उगाए जाने वाले सब्जियों, फसलों के लिए संरक्षित कर सकते हैं, जिसमें हमारा पूरा वातावरण नियंत्रित रहता है और नियंत्रण के उपरांत हम अपनी फसलों का चयन करके उसमें बुआई करते हैं।
जैसे यदि सूखा पड़ती है या अधिक बारिश होती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर घट जाता है, ऐसी परिस्थितियों में हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। इस परिवर्तन के साथ भी फसल के अनुरूप मौसम हो जाता है और हमारी फसल में वृद्धि होती रहती है। ट्रेडिशनल रूप से फसलें किसान बंधुओं द्वारा ली जा रही हैं, उसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को निजात या निपटने के लिए एकमात्र तरीका है संरक्षित खेती। इसके लिए किसानों को पॉली हाउस के अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाकर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अधिक तापमान होने पर हम उसके पॉली हाउस के अंदर कूलिंग सिस्टम रहता है, फॉगर सिस्टम रहता है, जिससे सब्जियों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। जब सब्जियों को या फसलों को प्रतिकूल मौसम के होने के कारण अनुकूल मौसम मिलता तो उनकी न केवल उपज अधिक होती है बल्कि उनकी पैदावार भी अच्छी होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाले नुकसान से भी बचाया जा सकता है। अत्यधिक बारिश की स्थिति में विशेष करके बरसात में जो फसलें उगाई जाती हैं वो अधिक पानी के कारण उनका नुकसान हो जाता। ऐसी स्थिति में पॉली हाउस या संरक्षित खेती अपनाने पर हमारे पॉली हाउस के अंदर बारिश का पानी नहीं जाता और हम अत्यधिक बारिश से उसको बचा लेते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे पौधे उस बारिश से बच जाते हैं और हमारी फसल लगातार हमारे अनुरूप उत्पादन देती रहती है। इसके कारण प्रतिकूल मौसम पर भी हम अपना नियंत्रण रख लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं और सब्जियों को उगाने में मदद मिलती है। जैसे सामान्यतः किसान खेती जो करते हैं ओपन फील्ड में करते और उसमें कई तरह की व्याधियाँ आ जाती हैं। पानी जैसे अगर हम मल्चिंग का उपयोग करते हैं तो मल्चिंग के कारण हम पानी में होने वाले अत्यधिक नुकसान को रोक लेते हैं। हमारे पौधों के लिए हमेशा नमी बनी रहती है। परिणाम स्वरूप नमी अधिक होने के कारण, संतुलित होने के कारण उपज भी अधिक होती है और किसानों को उसका लाभ मिलता है। संरक्षित संरचनाओं में जो फसलें ली जाती हैं उनकी क्वालिटी उत्तम किस्म की होती है, कीड़े रहित होती है और अच्छी शाइनिंग होती है। इसके कारण जो सामान्य सब्जियां या फल बाज़ार में ओपन फील्ड से आते हैं उनकी तुलना में इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और मार्केट भी इस कारण से इनका 25% लेके 50% तक अधिक मिल जाता। जिस तरह उत्पादन 50% लगभग अधिक होता है, उसी तरह इसमें 50% फसल की कीमत भी ज़्यादा मिल जाती है और किसान सामान्यतः उगाए जाने वाले खेत से लगभग दूने से अधिक लाभ कमा लेता है। इसी प्रकार जो सब्जियां सर्दी की गर्मी में नहीं उगा सकते या गर्मी की सब्जियां सर्दी में नहीं उगा सकते, कहने का तात्पर्य है कि हम किसी विशेष फसल को पूरे साल मार्केट में ला सकते हैं। उसका लाभ ये होता है कि ओपन फील्ड में जब सब्जी नहीं उग पाती तो हमको संरक्षित संरचनाओं में सब्जी उगाकर बेमौसम सब्जी बाज़ार में दी जाती, जिसके कारण उत्पादन जो हमारा उत्पाद होता है उसका 4 गुना 5 गुना दाम भी हमें मिल जाता। कृषक बंधुओं को ये सलाह देते कि हम जब सब्जी की बहुतायत होती है तो भाव अत्यधिक गिर जाते हैं और किसान परेशान होकर कम से कम दामों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बेबस एवं मजबूर हो जाता है। यदि संरक्षित खेती अपनाता है तो किसी भी मौसम में अधिकांश फसलों को हम उगाकर बेमौसम में सब्जी का मार्केटिंग कर विपणन कर सकते हैं और विपणन के साथ जब बेमौसम में सब्जियां पहुंचती हैं तो उनका लाभ अन्य की तुलना में अधिक मिल जाता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच,
गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से धान, अरहर, चारा फसलों की खेती की जाती है। आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि खरीफ की उन्नत प्रजातियों को कैसे बोए, किन महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है अजीत कृपाल साहू जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक है और आपको खरीफ की उन्नत प्रजातियों के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में मुख्य रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग व उड़द की खेती की जाती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ज्वार और बाजरे की खेती भी होती है। सबसे पहले हम धान फसल के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे देश में खाद्यान्न फसलों में मुख्य भूमिका रखती है। तो धान की फसल कई तरीके से बोई जाती है, उसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और धान की फसल में उसकी किस्मों में विविधता पाई जाती है। तो बुवाई के अनुसार जो प्रजातियां हम सीधी बुवाई में उपयुक्त करते हैं उसमें सहभागी है, दंतेश्वरी है, JR 221, ये जो किस्में हैं हम इनको सीधी बोनी के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा सुगंधित धान की PB 1509 अर्थात 1509 किस्म, ये एक ऐसी किस्म है जिसको हम सीधी बुवाई के रूप में उपयुक्त कर सकते हैं। सामान्यतया सीधी बुवाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर पानी की कमी रहती है। तो इन किस्मों में ये विशेषता होनी चाहिए कि ये कम अवधि की हो और रोग और कीट व्याधियों के प्रति इनमें सहनशीलता होनी चाहिए, प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए। तो हम पुनः दोहराएंगे, JR 221, दंतेश्वरी, सहभागी और PB 1509, ये किस्में हम सीधी बोनी के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई की जाती है वहाँ पर हम सुगंधित किस्म जो रहती हैं उनमें PB 1121, पूसा 1, इनका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा कुछ संकर किस्में भी निकली हुई हैं जिसमें मुख्य रूप से DRRH1, DRRH2, JRH1 इन किस्मों का उपयोग किया जाता है। और अन्य कुछ प्राइवेट कंपनियों के भी जो है संकर बीज बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये रही धान की मुख्य किस्में। इसके अलावा मक्का फसल का उपयोग हम खाद्यान्न के रूप में भी करते हैं और इसके अलावा ये पशु आहार के रूप में भी उपयोग की जाती है। तो मक्के का बीज दो प्रकार का रहता है, पहला संकर बीज और दूसरा संकुल मक्का कहते हैं। तो संकर मक्का मुख्य रूप से HQPM1, HQPM4 और प्रताप HQPM1 इन किस्मों का उपयोग किया जाता है। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन मक्का कहलाते हैं और इस मक्के का उपयोग हम अपने भोजन के रूप में कर सकते हैं, जिसमें मुख्य अमीनो एसिड पाए जाते हैं और बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन पाया जाता है। अब संकुल मक्का की कुछ किस्में हैं जिसमें JM 216 है, JM 219 है। तो इन किस्मों का उपयोग हम संकुल किस्मों के रूप में कर सकते हैं और इन संकुल किस्मों का बीज किसान भाई अगले साल पुनः उपयोग कर सकते हैं। जबकि संकर किस्मों में ये शर्त रहती है कि आप जो है अगले वर्ष में इन किस्मों का उपयोग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार मक्का की ये कुछ प्रमुख किस्में रहीं। अब मक्का के बाद एक मुख्य हमारी तिलहन किस्म है, तिलहन की फसल है जिसको सोयाबीन कहते हैं। सोयाबीन में हम कुछ प्रमुख प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। किसान भाइयों के बीच में प्रचलित जवाहर सोयाबीन
9560 अर्थात 9560, जवाहर सोयाबीन 9305, इनका उपयोग किया जा रहा है। और एक नई किस्म निकली हुई है राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर से, और इस किस्म का नाम है RVS 2001-04। अब इन किस्मों की मैं आपको कुछ विशेषता बताता हूँ। तो JS 9560 एक ऐसी किस्म है जो कि लगभग 85 से 87 दिन में पककर पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा JS 9305 जो कि लगभग 95 दिन में पक के तैयार होती है। अब इन किस्मों से हम क्रमशः 16 से 18 कुंटल और 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब जो नई किस्म RVS 2001-04 निकली है, उस किस्म का उत्पादन 22 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और यह किस्म 100 से 105 दिन में पककर तैयार होती है। इस किस्म के फूलों का रंग सफ़ेद होता है और फलियों में रोए पाए जाते हैं। पौधे की बढ़वार अच्छी होती है और फलियों में दानों की संख्या 2 से 3 रहती है। तो ये नवीन किस्म है जो कि किसानों के बीच में बहुत प्रचलित होती जा रही है। इसके अलावा पिछले वर्ष सन 2015 में 2 और किस्मों का नोटिफिकेशन हुआ है जो कि JS 2034 और JS 2029। जवाहर सोयाबीन 2034 जो है, ये किस्म लगभग 85 से 87 दिन में पककर तैयार होती है। इसके अलावा जवाहर सोयाबीन 2029, यह जो किस्म है सोयाबीन की, यह 90 से 95 दिन में पककर तैयार होती है। इसके अलावा हमारे इंदौर केंद्र से जहाँ पर कि हमारा सोयाबीन का निदेशालय है, राष्ट्रीय निदेशालय है, वहाँ से NRC 7, NRC 37 और अभी एक नवीन किस्म निकली हुई है NRC 86, इसका भी किसान भाई उपयोग कर रहे हैं। और बहुत सी समितियाँ, बीज समितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बीज उत्पादन का कार्य चल रहा है। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में DD किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा। मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी। बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, हम पूर्ण आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। परंतु जाने से पहले हम आपको अपना पता नोट करा दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। इसके द्वारा आप हमसे पत्राचार कर सकते हैं। अब हमारा ईमेल पता नोट कर लीजिए, krishidarshanbhopalmp@gmail.com। अब आप किसान भाइयों को एक सुविधा और भी है, यह कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।